नमस्कार, सुबह 7 बजे की खबरों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। तो आज सीएम योगी का दौरा है नोएडा और सहारनपुर का। सहारनपुर और नोएडा पहुंचेंगे सीएम योगी। नोएडा में बढ़ते कोरोना को लेकर ये बैठक वहां पर करने वाले हैं सीएम। नोएडा में नए कोविड अस्पताल का उद्घाटन भी करने वाले हैं। सहारनपुर में बढ़ती कोरोना को लेकर एक बैठक भी करेंगे सीएम। बैठक के बाद देर शाम तक वापस लखनऊ लौट जाएंगे सीएम। तो आज नोएडा और सहारनपुर का सीएम का कार्यक्रम है। कोविड को लेकर सहारनपुर में एक बैठक है, वहीं नोएडा में कोविड अस्पताल का आज उद्घाटन करने वाले हैं सीएम और ये दौरा सीएम का काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। तो सहारनपुर और नोएडा का आज सीएम का दौरा है और नोएडा और सहारनपुर पहुंचने वाले हैं सीएम। नोएडा में अगर बात की जाए कोरोना को लेकर, बढ़ते मामलों को लेकर, इस पर लोगों से, अधिकारियों से बातचीत होगी। साथ ही कोविड अस्पताल का उद्घाटन करेंगे सीएम और उसके बाद जब सहारनपुर जाएंगे तो वहां पर भी कोविड के बढ़ते मामलों को लेकर अधिकारियों और तमाम लोगों से एक बैठक लेंगे सीएम और जानकारी लेंगे कि क्या कुछ कोविड को लेकर। और बातचीत करने के लिए सहारनपुर से देवेश हमारे साथ जुड़ा है। देवेश, कब तक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री वहां पर और किस तरीके का कार्यक्रम मुख्यमंत्री का सहारनपुर में? नीलू, मैं आपको बताना चाहूंगा, मुख्यमंत्री नोएडा से दोपहर 1 बजे सहारनपुर पहुंचेंगे। सहारनपुर में पुलिस लाइन में उनका हेलीकॉप्टर जो है लैंड करेगा। लैंड करने के बाद जो है वो करीब 1:45 बजे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे पहले मीटिंग करेंगे। उसके बाद अधिकारियों से जो शामली, मुजफ्फरनगर और सहारनपुर के डीएम हैं और विकास अधिकारी है उनके साथ मीटिंग करेंगे। ये मीटिंग काफी महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि सहारनपुर में कोविड के मामले जो है काफी हद तक बढ़ गए हैं। जहां 104 दिन में कोई मामला जो है मौत का कोई मामला नहीं था, लेकिन उसके बाद लगातार मौत का आंकड़ा बढ़ा है और यहां पर 1300 से ज्यादा कोरोना संक्रमित हो गए हैं और 23 मौतें यहां पर हुई हैं, जिससे मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं नाराज हैं। उसी को देखते हुए जो है यहां पर ये समीक्षा बैठक की जा रही है। और इसमें आपको बताना चाहूंगा, अस्पतालों में जो मेडिकल कॉलेज है सहारनपुर में, उसमें इंतजामी जो है वो खुलकर सामने आ रही है क्योंकि वहां पर एक मरीज की मौत हुई थी। उसकी पत्नी ने सोशल मीडिया पे खुलकर जो है ये सारी चीजें डाली थी कि वहां पर इंतजाम ठीक नहीं है। उसी को लेकर जो है कहा जा सकता है कि कोविड को लेकर मुख्यमंत्री की चिंता है और सहारनपुर में जिस तरह से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेकर आज मुख्यमंत्री एक बैठक करने वाले हैं जो कि काफी अहम माना जा रहा है। पवन गौड़ नोएडा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। पवन, नोएडा में कब तक पहुंचेंगे मुख्यमंत्री और किस तरीके का कार्यक्रम उनका नोएडा में? देखिए नीलू, कल रात को तकरीबन देर शाम 6 बजे के आसपास मुख्यमंत्री नोएडा पहुंच चुके हैं। उसके बाद उन्होंने शाम को जो यहाँ के लोकल प्रतिनिधि हैं, यहाँ के सांसद, विधायक सब हैं, सबके साथ बैठक की। बैठक करके जहाँ यहाँ जो क्षेत्र के विकास के लिए जो तमाम योजनाएं चल रही हैं उसकी समीक्षा की। उसके बाद उन्होंने गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी में जो गेस्ट हाउस है उसमें रात्रि विश्राम किया। अब सुबह तकरीबन 9:30 बजे वो सेक्टर 39 स्थित जो कोविड हॉस्पिटल नया तैयार हुआ है वहां पहुंचने वाले। आपको अपने पीछे की तस्वीरें दिखाना चाहता हूं। यही जो शानदार बिल्डिंग आपको दिख रही है, ये नया कोविड अस्पताल नोएडा वासियों के लिए तैयार हो गया है। बिल्कुल आज सुबह 9:30 बजे मुख्यमंत्री इस हॉस्पिटल का उद्घाटन करेंगे। ये 400 बेड की क्षमता वाला अस्पताल है। हालांकि शुरुआती तौर पर इस पर सिर्फ अभी 180 बेड को शुरू किया जाएगा। बाद में फिर इसको जैसे जरूरत के हिसाब से बढ़ाया जाएगा। जैसे आप देख सकते हैं चारों तरफ सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो पूरे इस रोड पर, जिस रोड से मुख्यमंत्री आएंगे, तमाम पुलिस पूरा बल मौजूद है। जगह जगह उनकी अभी अपनी अपनी पोजीशंस ले रहे हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी यहाँ मौजूद है। तमाम जो सुरक्षा व्यवस्था है उसको एकदम चाक चौबंद कर लिया गया है। अगर बात करें तैयारियों की तो आपको दिखाना चाहूंगा कि पूरी तरह साफ सफाई का भी ध्यान रखा जा रहा है। पूरे रोड को एक साथ साफ किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है मुख्यमंत्री के दौरे के लिए। तो 9:30 बजे सुबह मुख्यमंत्री यहाँ पहुंचेंगे। आधे घंटे का कार्यक्रम रहेगा। इस अस्पताल का उद्घाटन करेंगे। उसके बाद सेक्टर 57 स्थित सेक्टर 59 स्थित जो इंटीग्रेटेड कंट्रोल रूम बनाया है कोरोना को लेकर यहाँ के जिला प्रशासन ने, वहां जाएंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। उसके बाद में तमाम जो अधिकारी हैं यहाँ के, उनके साथ मिलकर जो समीक्षा एक बैठक की जाएगी कोरोना को लेकर, और वो बैठक तकरीबन 1.5 घंटे चलने वाली है। 9:15 बजे वो बैठक शुरू होगी। बिल्कुल पवन, तो कहा जा सकता है कोविड को लेकर मुख्यमंत्री का दौरा काफी अहम माना जा रहा है। कोविड अस्पताल का उद्घाटन होगा और इस पर एक समीक्षा बैठक भी होगी कि आखिर स्थिति किस तरह की है नोएडा में कोविड को लेकर। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।
अब बात करते हैं केरल की, जहां पर कालीकट में विमान हादसा हुआ। कोझिकोड के कालीकट एयरपोर्ट पर विमान हादसा हुआ। लैंडिंग के दौरान विमान में यह हादसा बताया जाता है। विमान के दोनों पायलट समेत 17 लोगों की इसमें मौत हो गई है। विमान हादसे में 123 लोग घायल हो गए हैं। एयर इंडिया के विमान में 191 लोग सवार थे। दुबई से यह विमान एयर इंडिया का आ रहा था, जबकि रनवे पर लैंड करते समय यह स्लिप कर गया, फिसल गया और इसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार। केरल के कालीकट एयरपोर्ट पर रनवे से फिसला। दुबई से आ रहा विमान लैंडिंग के वक्त फिसला। बारिश बताई जा रही है विमान के फिसलने की वजह। हादसे में पायलट समेत कई लोगों की मौत, कई जख्मी। तो केरल में देर शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा उस वक्त हुआ जब कोझिकोड एयरपोर्ट पर एयर इंडिया का विमान रनवे पर फिसल गया। हादसा इतना भयानक था कि प्लेन 2 हिस्सों में टूट गया। मलबे में तब्दील हो चुके इस विमान ने शुक्रवार शाम तकरीबन 200 लोगों को लेकर दुबई से केरल के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन केरल में लैंड होने से पहले एयर इंडिया का यह विमान क्रैश हो गया। हादसा ऐसा जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। विमान 2 हिस्सों में टूट चुका था। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। रनवे के बाद जो एक तरह से गड्ढानुमा इलाका है वो रनवे से हाइट में काफी डिफरेंट है। लगभग 20-30 फीट का डिफरेंस कहा जा रहा है, कम भी हो सकता है, लेकिन जो भी डिफरेंस हो उसके चलते क्योंकि फ्लाइट जो है स्पीड में होगी तो ये इम्पैक्ट काफी जबरदस्त हुआ है, जिससे लगभग सभी पैसेंजर थोड़े बहुत घायल हैं और कुछ लोग बेहोश भी हैं, जो रिपोर्ट मुझे मेरे कमांडर ने वहां से दी है। लेकिन ये एक और भी बड़ा हादसा हो सकता था। गनीमत है कि बॉडी में या फ्यूजलेज में आग नहीं लगी, जिसके चलते पैसेंजर को इवैक्यूएट किया जा सका। एयर इंडिया एक्सप्रेस AXP 1344 बोइंग 737 दुबई से कालीकट आ रहा था। रनवे पर फिसलने के बाद विमान क्रैश हुआ। विमान में 10 बच्चों समेत 189 यात्री सवार थे। हादसे में दोनों पायलटों की मौत हो गई। This is the second tragedy in Kerala today. In the morning, we had a massive landslide in Munnar, where 80 people were trapped, about 15 people were rescued, and about 15 people are dead. Now, another 50 people are missing. Very tragic day. And now in the evening, 7:38, this flight from Dubai, Vande Bharat flight, landed in Calicut Airport. It's extremely severe rain all across Kerala today, so obviously there must have been a lot of water on the runway. The plane landed, I think, on the second attempt, and then it slowed down, and then of course it skidded off the runway and it went down a precipice, and the front portion of this plane got split. दरअसल जब प्लेन लैंड कर रहा था तो उस वक्त बारिश हो रही थी और रनवे गीला था। गीले रनवे पर उतरते ही एयर इंडिया का ये विमान फिसला और घाटी में जा गिरा। गनीमत रही कि विमान में आग नहीं लगी। आनंद फानन में घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। विमान में 6 क्रू मेंबर सवार थे। सभी घायलों का इलाज चल रहा है। विमान हादसे को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी केरल के सीएम पिनराई विजयन से फोन पर बात की। हादसे के बाद हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए। एनडीआरएफ की टीमें कई घंटों तक राहत बचाव कार्य करती रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और एक बार फिर से आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि किस तरह से कोझिकोड में ये एयर जो इंडिया का
के बाद विमान के 2 टुकड़े हुए। बारिश की वजह से यह विमान फिसला बताया जा रहा है, क्योंकि उस समय बारिश हो रही थी। विमान के दोनों पायलट समेत 17 लोगों की इसमें मौत हुई है। विमान में 174 यात्री और 16 क्रू मेंबर सवार थे। दुबई से ये जो विमान था वंदे भारत का, वो एयर इंडिया का ये विमान आ रहा था। एनडीआरएफ की टीम मौके पर रवाना उसके बाद कर दी गई। डीजीसीए ने जांच के इसको लेकर आदेश दिए हैं। डीजीसीए ने हादसे की जांच के आदेश दिए। गृह मंत्री अमित शाह ने हादसे पर दुख जताया। सीएम योगी ने भी हादसे पर अपनी संवेदना व्यक्त की है, जाहिर की है, और खुद प्रधानमंत्री ने केरल के मुख्यमंत्री से इसको लेकर बातचीत की। और केरल के कोझिकोड में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान की दुखद दुर्घटना के बारे में सुनकर दुख हुआ। एनडीआरएफ को निर्देश दिया गया है कि वो जल्द से जल्द घटनास्थल पर पहुंचे और बचाव कार्य में मदद करे। तो अमित शाह का ये ट्वीट घटना के बाद आया है। और इसको लेकर जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी एक ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि केरल के कोझिकोड में विमान रनवे से फिसलने और दुर्घटनाग्रस्त होने की अत्यंत दुखद सूचना प्राप्त हुई है। विमान में सवार यात्रियों के सकुशल और स्वस्थ होने और असमय काल कवलित हुए सभी जानों की आत्मा की शांति के लिए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं। और बात गाजीपुर की करें तो यहां पर देर रात 102 और 108 सेवा के एम्बुलेंस कर्मियों ने एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी। एम्बुलेंस कर्मियों ने प्रोग्राम मैनेजर की गिरफ्तारी के विरोध में एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी है। बताया जा रहा है कि सीएमओ डॉक्टर जीसी मौर्य ने एम्बुलेंस सर्विस के प्रोग्राम मैनेजर प्रवीण श्रीवास्तव के खिलाफ कार्य में लापरवाही का आरोप लगाते हुए केस दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने प्रोग्राम मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया। जिसकी खबर मिलते ही जिले भर के एम्बुलेंस कर्मी सदर कोतवाली पहुंच गए और एम्बुलेंस सेवा ठप कर दी। एम्बुलेंस कर्मियों ने सीएमओ जीसी मौर्य पर एम्बुलेंस कर्मियों के साथ बदसलूकी करने और लगातार अभद्रता करने का आरोप लगाया है। कोरोना मरीज को सुविधा देने के बावजूद भी अगर हमारी गाड़ी कोई खाली नहीं रहती है तो उसके बावजूद अगर सीएमओ को गाड़ी नहीं मिलती है तो हम लोगों को सीधा माँ बहन की गाली देते हैं। हमारे प्रोग्राम मैनेजर को कोतवाली से कुछ पुलिस वालों ने उठाकर उनको बैठा लिया है और इसका जो जानकारी है अभी हम लोगों को 10 मिनट 15 मिनट पहले पता चला है। हम लोगों को क्यों बैठाया गया, क्या रीजन है, हम लोगों को कोई जानकारी नहीं है। इनकी जानकारी दें, नहीं तो सभी गाड़ियाँ खड़ी हो जाएंगी। और नोएडा पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है, जिसमें 25,000 के नामी बदमाश के पैर में गोली लगी। हत्या के मामले में यह बदमाश फरार चल रहा था। घायल बदमाश को अस्पताल में फिलहाल भर्ती करा दिया गया है। बिसरख थाना क्षेत्र में यह मुठभेड़ बताई जा रही है। थाना बिसरख को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि पुस्ते के पास जो है एक मोटरसाइकिल में 2 व्यक्ति जो संदिग्ध लग रहे हैं वो देखे गए हैं। थाना प्रभारी के द्वारा जो है वो जब पुस्ते पे चेकिंग की गई तो 2 लोग जो मोटरसाइकिल में सवार थे उन्होंने जो है वो यहाँ से भागना शुरू किया। पीछा करने पे जो है वो पुलिस ने उनको रोकने का प्रयास किया तो उनके द्वारा जो है वो फायरिंग की गई। थाना प्रभारी के द्वारा जवाबी फायरिंग की गई। उसमें एक व्यक्ति को जो है वो गोली लगी और एक व्यक्ति जो है अंधेरे का फ़ायदा उठा करके भाग गया, जिसकी अभी हम लोग जो है वो कॉम्बिंग करा रहे हैं। और ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने 25,000 के नामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। यहां बिसरख पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 25,000 रुपए के नामी बदमाश मनीष के पैर में गोली लगी और वो घायल हो गया। वहीं 2 बदमाश पुलिस को चकमा देकर भागने में कामयाब रहे। घायल बदमाश से पुलिस ने एक तमंचा, जिंदा कारतूस, लूट के 22,000 रुपए और बाइक बरामद किए हैं। घायल बदमाश को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पुलिस फरार बदमाशों की तलाश में जुट गई है। सुंदर घाटी गैंग के सक्रिय सदस्य सत्यवीर बंसल की 14(1) के तहत जो समस्त गाड़ियां कुर्क की गई हैं, उस गाड़ियों के कुर्क होने के पश्चात सत्यवीर बंसल की जय महालक्ष्मी ट्रांसपोर्ट कंपनी की गाड़ियां जो पहले पीपीएपी कंपनी में लगी थी, पीपीएपी कंपनी के द्वारा। और ब्रेक के बाद बात प्रयागराज की करते हैं तो यहां पर अस्पताल के गार्ड का बुजुर्ग महिला को लात मारते हुए वीडियो न्यूज़ 18 पर चलने के बाद कार्रवाई हुई है।
रूपरानी अस्पताल में इस गार्ड को बर्खास्त कर दिया गया है। हम आपको बता दें कि प्रयागराज में अस्पताल में गार्ड की हैवानियत का वीडियो न्यूज 18 ने प्रमुखता से चलाया था, जिसमें गार्ड जो है वो बुजुर्ग महिला को लात मार रहा था। बुजुर्ग महिला इलाज के लिए आई थी, लेकिन गेट पर ही गार्ड महिला को लात से मारता नजर आया। जब न्यूज 18 ने इस खबर को दिखाया तो इसके बाद संज्ञान लेते हुए गार्ड को अब बर्खास्त कर दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, एक बुजुर्ग महिला इलाज कराने के लिए अस्पताल में पहुंची थी। स्वरूप रानी अस्पताल का ये पूरा मामला है, लेकिन गार्ड ने उसके साथ बदसलूकी की। ये वीडियो न्यूज 18 ने लगातार खबरों में दिखाया और इसके बाद सीएमओ ने संज्ञान लेते हुए इस गार्ड को बर्खास्त कर दिया है। और कासगंज में पुलिस ने 2 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। इनके कब्जे से चोरी की 10 बाइक बरामद की गई है। इन बदमाशों के पास से मास्टर की, दूसरे औजार और विभिन्न जनपदों के बाइक रजिस्ट्रेशन के नंबर प्लेट भी बरामद की गई है। ये बाइक चोर यहां से बाइक चुराकर दूसरे जनपदों में बेचा किया करते थे। इनके खिलाफ दूसरे जनपदों में भी आपराधिक मामले दर्ज हैं। पुलिस ने पकड़े गए दोनों शातिर चोरों को जेल भेज दिया है और इस गैंग के बाकी सदस्यों की तलाश में जुट गई है। को प्रभारी निरीक्षक कासगंज श्री राजीव सिरोही द्वारा और उनकी टीम के द्वारा जो है रात को 2 मोटरसाइकिल चोर गिरफ्तार किए गए, जिनके कब्जे से 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई और मास्टर की बरामद हुई, साथ में ताला तोड़ने के अन्य औजार। और हरदोई के मल्लावा पुलिस ने मल्लावा कोतवाली इलाके में 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से 2 तमंचे, 3 जिंदा कारतूस, 2 मोबाइल फोन, लूट में प्रयुक्त मोटरसाइकिल समेत भारी मात्रा में लूट के अन्य सामान बरामद किए हैं। पुलिस और सर्विलांस द्वारा 4 लोगों को पकड़ा गया है। ये लोग एकांत में आदमियों को रोक करके उनसे मोबाइल और उनके सामान लूट लिया करते थे। दिन में इनका काम था कि ठेला लगाते थे, शाम को ये एकांत में जब किसी को देखते थे कोई अकेले जा रहा है, उनको ओवरपावर करते थे और एकांत जगह पे रोक करके लूट लिया करते थे। इनसे जो है 2 तमंचे, मोबाइल फ़ोन और एक आर्मर्ड मोटरसाइकिल और कुछ रुपए बरामद हुए हैं, जो कि माधवगंज और मल्लावा की घटना से संबंधित है। कितने लूट वगैरह में इन लोगों ने अभी तक जो इनकी पूछताछ पता है 2 घटनाओं में इन्होंने घटनाएं की हैं, जिसका माल बरामद हुआ है। और गोंडा के देहात कोतवाली क्षेत्र में करणपुर गांव में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर चाकूबाजी हुई, जिसमें एक युवक की मौत हो गई है, जबकि 2 युवक इसमें घायल हो गए हैं। दोनों घायलों को निजी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। और हरदोई के सांडी थाना क्षेत्र में एक युवक की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। दरअसल 50 रुपए उधारी के मांगने को लेकर 2 युवकों में विवाद हुआ, जिसके बाद शिवाकांत नामक युवक ने आकाश के शरीर पर चाकू से कई वार कर दिए और मौके से फरार हो गया। वहीं गंभीर हालत में आकाश को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। फिलहाल पुलिस आरोपी युवक की तलाश में जुट गई है। सांडी थाना क्षेत्र के पिड़किया गांव में 2 लड़के आपस में लड़े, जो कम उम्र के हैं दोनों, एक आकाश शुक्ला और एक शिवाकांत प्रजापति। दोनों में आपस में झगड़ा हुआ, जिसमें चाकूबाजी हुई। एक शिवाकांत ने आकाश को चाकू मारे, जिसके 3 जगह उसके बॉडी पे चाकू लगे और जिसकी वजह से हॉस्पिटल ले जाते रहते इसकी मौत हो गई, ज़्यादा ब्लीडिंग की वजह से। परिवार से मैं मिला, परिवार की तहरीर पे मुकदमा दर्ज किया जा रहा है और अभियुक्त को तलाश किया जा रहा है। तो इन तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए उत्तराखंड एक्सप्रेस।